मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज की वीडियो में हम आपको सिगमंड फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत और मित्रों एक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हम लोग, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मित्रों पिछले वीडियो में हम आपको सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसमें कि इदम अहम परा अहम के बारे में विस्तृत रूप से हमने आपको बताया था। यदि आपको उसका वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अंत में जाकर देख लीजिएगा। चलिए मित्रों आज के वीडियो में पहले हम लोग अध्ययन करते हैं सिगमंड फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इन्होंने प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में क्या बताया है। देखिए मित्रों सिगमंड फ्रायड महोदय ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में दो बातें बताई है। जीवन इच्छा जिसे मित्रों सिगमंड फ्रायड के शब्दों में इरोस कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा जाता है। और मित्रों प्रेरणा को इन्होंने एक और भागों में बांटा है, मृत्यु मूल इच्छा जिसे कि थैनाटोस कहा जाता है और इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा जाता है, जिसे कि मित्रों हम असफलता कहते हैं मृत्यु मूल इच्छा को। देखिए मित्रों इन्होंने क्या किया है, सिगमंड फ्रायड महोदय ने प्रेरणा को दो भागों में बांटा है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। यदि हम बात करें सकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है, सभी जगह जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तो वह सकारात्मक प्रेरणा होती है। जब व्यक्ति को सभी जगह असफलता मिलती है, निराशा मिलती है, हतोत्साहित होता है, तो उसे हम असफलता कहते हैं, जिसे कि नकारात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक प्रेरणा कह सकते हैं। देखिए मित्रों हम बात कर रहे हैं प्रेरणा की, तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं जीवन इच्छा, जिसे कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने इरोस कहा है। देखिए मित्रों जीवन इच्छा यानी कि जीने की इच्छा व्यक्ति में क्यों होती है। जैसे कि मित्रों कोई भी व्यक्ति हुआ वह चाहता है, जो चाहता है उसमें उसको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हुआ वह हाई स्कूल अच्छे से टॉप करना चाहता है, हाई स्कूल टॉप कर गया, इंटर अच्छे से पढ़ा, इंटर भी अच्छे नंबर से पास किया, ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से किया, बीएड अच्छे नंबर से पास हुआ, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबर से उसने सुपर टेट क्वालिफाइड किया, शिक्षक बन गया। शिक्षक बनने के बाद वह बच्चों को भी पढ़ाया, उसके बदले में सरकार से उसे कुछ पैसे भी मिले, सैलरी के रूप में उसे वेतन भी मिला, अच्छे पैसे उसके पास हो गए, उसने अच्छे पैसे से अपने बैंक में कुछ बैलेंस भी जमा किया और अच्छा मकान बनवाया, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और मित्रों वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी कि जो उसकी इच्छाएं थी सब कुछ सफलतापूर्वक क्या हुई, सब कुछ सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। यानी कि जो उसकी इच्छाएं थी उसके इच्छा के अनुरूप उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो मित्रों आप हमें बताइए कि उस व्यक्ति में जीवन इच्छा होगी कि नहीं। वह व्यक्ति क्यों चाहेगा मरना, जो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। वह व्यक्ति क्यों चाहेगा ट्रेन के आगे कटकर मरना, वह व्यक्ति क्यों चाहेगा बस के आगे कूदना, वह व्यक्ति क्यों नाले में डूबकर मरना चाहेगा, जबकि उसकी सभी इच्छाएं उसके अनुरूप पूरा हो रही हैं और वह व्यक्ति उतना मेहनत भी कर रहा है। तो मित्रों इसे कहते हैं प्रेरणा, जो कि सकारात्मक प्रेरणा होती है। जब व्यक्ति में सभी जगह सफलताएं मिलती है तो उसमें जीवन इच्छा उत्पन्न होती है, जिसे सिगमंड फ्रायड के शब्दों में इरोस कहा जाता है। जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है तो हम उसे सफलता कहते हैं और इसे सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय के शब्दों में इसे इरोस कहते हैं। जबकि मित्रों वहीं पर नकारात्मक प्रेरणा किसे कहते हैं, असफलता को कहते हैं। जो व्यक्ति चाहे जिस परीक्षा में वह पास न हो पाए, वह चाह रहा है शिक्षक बनना लेकिन उसका यूपी टेट नहीं निकल पा रहा है, सब कुछ वह पढ़ लिया, तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, निराशा उत्पन्न होगी। उसमें क्या उत्पन्न होगी, असफलता उत्पन्न होगी। कोई व्यक्ति चाहता है बिजनेस करना, बिजनेस खड़ा किया, लास्ट में उसको लॉस हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, उसके जो घर भी था वह भी बेच दिया गया, तब पर भी उसकी
देखिए मित्रों, जो व्यक्ति जो चाहे वह अपनी इच्छाओं की पूरी न कर पाए, यानी कि वह उसे सभी जगह से असफलता मिल रही है, जब उस व्यक्ति को सभी जगह से असफलता प्राप्त होगी तो वह व्यक्ति किसका शिकार होगा? नकारात्मकता का शिकार होगा, जिसे सिगमंड फ्रायड महोदय के शब्दों में थैनाटोस कहते हैं, जिसे मृत्यु मूल इच्छा कहते हैं। मृत्यु मूल इच्छा में मित्रों वह व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि उसकी इच्छाएं मर जाती हैं, यानी कि उसकी चाहत मर जाती है। जैसे कि मित्रों कोई व्यक्ति चाहता है बिजनेस करना, बिजनेस वो बढ़िया से किया लेकिन उसको लॉस हो गया, उसका पूरा बर्बाद हो गया बिजनेस, घर भी बिक गए, उसके बच्चे भी सब कुछ रोड पर आ गए हैं, तो वह व्यक्ति कैसा शिकार होगा? वह व्यक्ति असफलता का शिकार होगा और उसमें नकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी। इसी को मित्रों अभिप्रेरणा कहते हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय ने प्रेरणा को दो भागों में बांटा है। देखिए मित्रों, यह प्रेरणा दो भागों में दो अलग अलग व्यक्तियों में नहीं उत्पन्न होती, बल्कि मित्रों जो प्रेरणा, जो सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा होती है, यह एक भी व्यक्तियों में दो प्रकार की उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मित्रों कोई व्यक्ति चाहता है जब तक वह इरोस पर बैठा है, जैसे कि जब तक उसे सफलता प्राप्त हो रही है, उसके इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो रहा है, तब तक वह इरोस पर कार्य करता है, यानी कि वह इरोस पर बैठा है। जैसे ही उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, वह व्यक्ति असफल हो जाता है अपने कार्यों में, वह असफलता प्राप्त करता है, निराशा प्राप्त करता है, उसके कार्य उसके इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, वह व्यक्ति तुरंत आ जाता है थैनाटोस पर। यानी कि मित्रों जो प्रेरणा होती है एक ही व्यक्ति में दो प्रकार की उत्पन्न होती है या हो सकती है। तो मित्रों ये थे सिगमंड फ्रायड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं सिगमंड फ्रायड के इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथ के बारे में। इसके बाद मित्रों हम आपको सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों कुछ देर हम होल्ड करते हैं। चलिए मित्रों हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथ एवं ओडिपस ग्रंथ के बारे में सिगमंड फ्रायड महोदय ने क्या कहा है। देखिए मित्रों सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया है एक इलेक्ट्रा ग्रंथ होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रा ग्रंथ का शिकार कौन होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथ का शिकार होती है बच्ची, यानी कि बालिका शिशु जो होती है वह इलेक्ट्रा ग्रंथ की शिकार होती है, जिसकी वजह से बालिका क्या सोचती है? बालिका सोचती है कि पिता उसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथ को हम पितृ प्रेम ग्रंथ कहते हैं। और जो बालिका शिशु होती है वह सोचती है माता उससे ईर्ष्या करती है। यानी कि मित्रों वह क्या सोचती है? वह सोचती है जब बच्ची जो बालिका शिशु है वह सोचती है जब हम पिता के पास जाते हैं तो मम्मी आकर डिस्टर्ब कर देती है, मम्मी आकर समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे हम पिता से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से मित्रों बच्ची जो होती है वह पितृ प्रेम ज़्यादा करती है और मातृ से घृणा करती है, मातृ से ईर्ष्या करती है, जिसे हम मित्रों क्या कह सकते हैं? समलिंगी ईर्ष्या। समलिंगी ईर्ष्या क्यों? यानी कि समान लिंग, यानी कि मित्रों बालिका है, बच्ची है, और जो माता है इसका भी लिंग एक ही है, इसलिए इसे मित्रों समलिंगी ईर्ष्या भी कहती हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण जो बच्ची होती है, जो बालिका होती है, वह पितृ प्रेम करती है और मातृ ईर्ष्या करती है। जबकि मित्रों वहीं पर पूरी तरह से उल्टा हो जाता है ओडिपस ग्रंथ में। ओडिपस ग्रंथ में सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया कि ओडिपस ग्रंथ का शिकार होता है बच्चा, यानी कि बालक शिकार होता है। जो बालक से होता है यह बालक मातृ प्रेम करता है, मातृ प्रेम करता है। जब मातृ प्रेम करता है तो यह बालक पिता से ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि इसी ओडिपस ग्रंथ के कारण। और बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि जब हम मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी का प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, तो पिता उसमें आकर डिस्टर्ब कर देते हैं, पिता आकर उसमें उसके प्रेम में समस्या उत्पन्न करते हैं। इस कारण से जो बच्चा होता है वह पितृ ईर्ष्या करता है और मम्मी से ज़्यादा वह प्रेम करता है। इसी कारण मित्रों इसे हम क्या कहते हैं? समलिंगी ईर्ष्या कहते हैं। क्यों मित्रों? क्योंकि यह बालक है, बालक और पिता का लिंग एक ही होता है। इसी कारण मित्रों इसे हम समलिंगी ईर्ष्या भी कहते हैं।
और मित्रों यह क्यों होता है? यह होता है एक ओडिपस ग्रंथि के कारण। यदि हम बात करें मित्रों तो इसमें बालक की अवस्था क्या होती है? बालक की अवस्था होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष, जिससे हम क्या कह सकते हैं? शैशवा अवस्था का बालक। देखिए मित्रों, जो शैशवा अवस्था का बालक हो या बालिका हो, वह इसका शिकार क्यों होते हैं? वह इसका शिकार सिर्फ एक भ्रमवश होते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है। इसका शिकार वह सिर्फ एक भ्रमवश होते हैं। जैसे ही बालक बड़ा हो जाता है, बाल्य अवस्था किशोर अवस्था तक पहुंचता है, तो बालक जान जाता है नहीं हमको माता पिता ही बहुत प्रेम करते हैं। इस दुनिया में माता पिता से ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है। हम मित्रों आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए मित्रों, हम आपको आगे बताते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, जो कि मित्रों आप ध्यानपूर्वक देखिए। हम कुछ देर होल्ड करते हैं। चलिए मित्रों, सिगमंड फ्रायड का अंतिम सिद्धांत व्यक्तित्व की अवस्थाएं, जिसमें कि इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। इसको समझने के लिए मित्रों आपको अपने मन को बिल्कुल शांत और दिमाग को बिल्कुल साफ रखना होगा, तभी आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मित्रों, मनोलैंगिक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड महोदय ने बालक की व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। यानी कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न काम वासनाएं पाई जाती हैं और इसकी पूर्ति करना अनिवार्य होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। देखिए मित्रों, एक तरफ हमने लिखा है अवस्था का नाम और दूसरी तरफ लिखा है काम वासना का केंद्र, सेक्सुअल फोकस, और मित्रों तीसरी तरफ लिखा है बालक का व्यक्ति का उम्र कितना होता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिल्कुल 0 से शुरू करते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष, यानी कि जो छोटा शिशु होता है उसमें किस प्रकार की काम वासनाएं पाई जाती है। यानी कि जन्म से लेकर 1 वर्ष का जो बालक होता है उसमें मुखी अवस्था में सेक्सुअल फीलिंग्स पाई जाती है। यदि हम बात करें उसका केंद्र क्या होता है, तो उसका केंद्र होता है मुख। यानी कि मित्रों जो छोटा शिशु होता है वह मुख के माध्यम से अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को पूरा करता है। कैसे? क्योंकि मित्रों जो छोटा बच्चा होता है वह छोटा बच्चा जो सिर्फ जिसकी उम्र सिर्फ जन्म से लेकर 1 वर्ष है, ऐसा बालक माता का स्तनपान करके वह अपने काम वासना की तृप्ति करता है, जो कि इसका केंद्र होता है मुख, और इस अवस्था का नाम होता है मुखीय अवस्था। देखिए मित्रों, इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं यह सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स के बारे में इन्होंने इस प्रकार का जो विस्तार बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए मित्रों, उसके बाद बालक जैसे ही 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष का होता है, इस अवस्था में बालक में जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वह गुदी अवस्था में होती है। यदि हम बात करें मित्रों गुदी अवस्था क्या है, गुदी अवस्था में जो काम वासना का केंद्र होता है वह होता है गुदा। देखिए मित्रों, उम्र कितनी होती है? उम्र की बात करें तो 1 से लेकर 3 वर्ष होती है। लेकिन अब आप मित्रों पूछ रहे होंगे कि गुदी अवस्था में बालक में काम वासनाएं कैसे पाई जाती है, जो कि बालक होता है सिर्फ 1 से लेकर 3 वर्ष तक। देखिए मित्रों, जो छोटा बालक होता है 1 से लेकर 3 वर्ष तक का बालक होता है, उस बालक की जो इच्छाएं, जो उस बालक के जो जरूरतें होती है, जैसे कि मित्रों पेशाब करना या जो पोटी करना या वॉशरूम करना, जब बालक जाता है तो माता या पिता कोई भी उसके साथ जो जाता है तो क्या करता है? सीटी बजाता है या कहता है तुम जल्दी करो, या वह जब वो कहता है तो बच्चा क्या करता है, जो उसकी जो पेशाब होता है या पोटी होती है वह खुद को रोक लेता है। वह सोचता है कि हम माता के कहने पर, पिता के कहने पर, इनके कहने पर पोटी क्यों करूं, इनके कहने पर पेशाब क्यों करूं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि मित्रों जो काम वासना का केंद्र होता है वह गुदा होता है, और बालक जो होता है वह अपने मन में ऐसा ही भावना बनाता है कि हम दूसरे के कहने पर यह कार्य क्यों करूं। तो इसलिए मित्रों इसे गुदी अवस्था कहते हैं, जो कि बालक अपनी पोटी रोकता है, वॉशरूम्स रोकता है या पेशाब रोकता है, दूसरे के सीटी बजाने पर वह नहीं करता है। तो मित्रों सिगमंड फ्रायड महोदय ने दूसरी अवस्था को गुदी अवस्था बताया, जो कि काम वासना का केंद्र गुदा है और इसका उम्र 1 से लेकर 3 वर्ष तक का
होता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की बात करें तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने लिंगी सेक्सुअल डिजास्टर के बारे में बताया है। लिंगी अवस्था की बात करें तो मित्रों जो उम्र होती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। देखिए मित्रों, लिंगी अवस्था में काम वासना का केंद्र जो होता है वह होता है लिंगात्मक अंतर। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें लिंगी अवस्था में होता क्या है, जो बालक, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का होता है, वह बालक इतना कुछ समझ जाता है कि मित्रों कि वह बालक व बालिका में लिंग भेद करना समझ जाता है। वह इतना कुछ जान जाता है कि वह समझता है कि कुछ तो ऐसा अंतर है लड़कियों में और लड़के में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यानी कि वह अंतर को समझ जाता है, इसलिए इसे लिंगी अवस्था कहते हैं। और काम वासना का केंद्र होता है लिंगात्मक अंतर, यानी कि जो छोटा शिशु है वह लड़के और लड़कियों में अंतर समझ जाता है, और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का यह बालक होता है। देखिए मित्रों, लिंगात्मक अंतर में क्या होता है, होता यह है कि जो लड़कियां होती है वह अपने गुड्डियों से खेलना शुरू कर देते हैं। जो लड़के होते हैं वह लड़कों वाले ग्रुप में धीरे धीरे जाना प्रारंभ कर देते हैं, उनके साथ वह खेलना प्रारंभ कर देते हैं। यह होता है लिंगी अवस्था, लिंगी सेक्सुअल में। लेकिन मित्रों, अब बालक और बड़ा होता है जिसका उम्र होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। देखिए मित्रों, 6 वर्ष से 12 वर्ष में जो बालक का सेक्सुअल होता है वह सुप्ता अवस्था में चला जाता है। सुप्ता अवस्था में चला जाता है और काम वासना का केंद्र जो होता है वह बिल्कुल शांत पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है जबकि बालक 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है? देखिए मित्रों, इसे हम सुप्ता अवस्था कहते हैं, जो कि बाल्यावस्था होती है। इसमें सिगमंड फ्रायड महोदय यह कहते हैं कि जो बालक होता है वह अपनी इच्छाओं को दमन कर देता है, अपनी इच्छाएं दमित कर देता है। वह जान चुका होता है कि इसमें सिर्फ हम ही नहीं बल्कि देश दुनिया के बड़े बड़े व्यक्ति ही फंसे हुए हैं। वह लोक लाज के भय से, लज्जा के भय से, मारपीट के भय से, माता पिता के डर से जो उसकी काम वासनाएं होती है उसको दबा देता है, खुद को दबा देता है, रोक देता है। और यह समय जो होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है, जिसे कि मित्रों हम सुप्ता अवस्था कहते हैं। सुप्ता अवस्था को ही बाल्या अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो काम वासना का केंद्र होता है बिल्कुल शांत पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं अंतिम अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। देखिए मित्रों, जो जननेंद्रिय अवस्था होती है या 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या इसके आगे होती है। देखिए मित्रों, जो जननेंद्रिय अवस्था होती है, इस अवस्था में विषम लिंगी प्रेम शुरू हो जाता है। लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, जिससे सिगमंड फ्रायड महोदय ने जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं। और यह 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष से आगे होता है। तो मित्रों, इसे ही सिगमंड फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। इसे ही हम कहते हैं सिगमंड फ्रायड की व्यक्तित्व की अवस्थाएं। तो मित्रों, अगली बात हम बता दें, अंतिम पॉइंट है, ध्यान दीजिए, मनोविश्लेषणवाद एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है। ध्यान दीजिए मित्रों, मनोविश्लेषणवाद एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है जिसका जन्म किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। यानी कि मित्रों, जो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है यह किसी भी विश्वविद्यालय में प्रयोग नहीं किया गया। यही एक प्रश्न था, क्योंकि मित्रों पिछली बार यूपी टेट के परीक्षाओं में पूछा गया था कि यह कौन सा संप्रदाय है जिसका जन्म किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, तो वह है मनोविश्लेषणवाद। जबकि मित्रों बहुत सारे ऐसे थियरीज आए, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आए जिसका जन्म किसी न किसी विश्वविद्यालय से रिलेटेड होता था, वहाँ के मनोवैज्ञानिक किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित होते थे। जबकि यही एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, किसी भी विश्वविद्यालय में इसका जन्म नहीं हुआ। यदि मित्रों हम बात करें सिगमंड फ्रायड महोदय ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और दूसरा पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। यह इनकी पुस्तक है मित्रों। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और मित्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।